हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन जो कि आपके बिहार बोर्ड के पूछे गए क्वेश्चन है, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है। पूछा जा रहा है पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा जो निकलता है या देता है ना, यह क्रिया किस में होता है? कोशिका द्रव में, है ना, या हरित आपका लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या केंद्रक में? आपको इसका राइट आंसर बताना है। क्या आंसर होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में भी हम आपको बता चुके हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं खास करके साइंस के, है ना, हम लोग उसका क्या करेंगे, क्वेश्चन उसका जो आंसर होगा आंसर देखेंगे, साथ ही साथ उसका डिटेल भी जानेंगे, जिससे कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप क्या कर सकें, उसको अच्छे ढंग से उसका आंसर दे सकें। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ देख सक रहे हैं आप लोग, पायरुवेट पूरा आपका फैक्ट जितने भी डिटेल हैं सभी एनसीईआरटी बुक से हैं, है ना। तो आप आंसर के लिए निश्चित रहे, जितने भी आंसर है सभी क्या है, राइट आंसर है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना, होता है। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। देख सकते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा क्या होता है, निकलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लियर है? तो आपका क्वेश्चन क्या था कि पायरुवेट के विखंडन में कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है किसमें होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा पूरे डिटेल से। देख सकते हैं आप लोग, उसका पूरा डिटेल भी आपको एनसीईआरटी बुक से आपको यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने, क्या बनाने, लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? पहला नंबर ऑप्शन आपका जल, बी नंबर में आपका कांच है, सी नंबर में आपका क्या है, प्लास्टिक है, और डी नंबर में क्या है, मिट्टी है। क्या होगा राइट आंसर, आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, मिट्टी। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। ऐसे जान ही सकते हैं आप लोग, जल हो गया, कांच हो गया, प्लास्टिक क्या हो गया, पारदर्शी पदार्थ है जिसका उपयोग किया जाता है, बट क्या है, मिट्टी का नहीं किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं यहाँ पे, मिट्टी एक अपारदर्शी पदार्थ है, यह लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है ना। लेंस बनाने के लिए इस्तेमाल मिट्टी का नहीं होता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका तीसरा नंबर, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखें? ए नंबर है फोकस पर, बी है आपका वक्रता केंद्र पर, सी है आपका अनंत पर, या डी है प्रकाशीय केंद्र पर। तो यहाँ बात किया जा रहा है आपका उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस का। इसका राइट आंसर होगा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर। कहाँ पर रखेंगे हम लोग? फोकस पर। फोकस पर रखने पर क्या होगा, तो आपका प्रतिबिंब जो है बिंब का वो क्या आएगा, समान आकार का प्राप्त होगा। चलिए देखते हैं इसका डिटेल में क्या है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, विथ डायग्राम आप लोगों को बताया गया है ना। देखिए यहाँ क्या है, किसी बिंब का वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर रखना चाहिए। उत्तल लेंस में जब वस्तु 2f पर होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर, है ना, होता है। वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे बिंब रखा गया है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है, उल्टा है, बट क्या है, सेम आकार का है, यहाँ फोकस पर है। क्लियर है? तो विथ डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है ताकि आपके माइंड में पूरा क्या हो, क्वेश्चन सेट हो जाए। ठीक है, कोई डाउट ना रहे। चौथा नंबर देखिए क्या है, समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी। बहुत इंपॉर्टेंट बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, और यहाँ पे कंफ्यूजन भी बहुत बच्चे को रहते हैं। तो सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी है या न्यूनतम दूरी लगभग होती है। ए नंबर है आपका 25 मीटर,
बी नंबर में है आपका 2.5 सेंटीमीटर, सी में है 25 सेंटीमीटर और डी में है 2.5 मीटर। इसका राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा 25 सेमी लिखा हुआ रहेगा या 25 cm, है ना, इस तरह से। तो 25 सेंटीमीटर क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देख सक रहे हैं आप लोग यहाँ पे डिटेल इसका पूरे अच्छे तरीक़ा से आपको यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक से। आपके नेत्र पर तनाव पड़ता है ना, किसी वस्तु को आराम से सुस्पष्ट देखने के लिए आपको इसके अपने नेत्रों से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना होगा। वह न्यूनतम दूरी, है ना, या अल्पतम दूरी क्वेश्चन में था, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु बिना किसी तनाव के अत्यधिक स्पष्ट दिखी जा सकती है उसे सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी कहते हैं ना। इसे नेत्र का निकट बिंदु भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा आप लोग, है ना। इसे नेत्र का क्या कहते हैं, निकट बिंदु भी कहते हैं। किसी असमान दृष्टि के तरुण वयस्क के लिए निकट बिंदु की आँख से दूरी लगभग कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। देख सक रहे हैं आप लोग। तो जितने भी आंसर हैं पूरे आपके एनसीईआरटी से, है ना, खोज के जहाँ पर भी दिया गया है आपको पीपीटी में बहुत ही मेहनत से आपके पास दिया जा रहा है, बताया जा रहा है आपको। तो आप लोग क्या करें, इसको अच्छे से देखें और याद करें। वह दूरतम बिंदु जिस तक कोई नेत्र वस्तुओं को सुस्पष्ट देख सकता है नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। यहाँ दूर बिंदु का बात हो रहा है, ठीक है। सामान्य नेत्र के लिए यह अनंत दूरी होती है। दूर बिंदु कहाँ होती है, अनंत बिंदु, अनंत होती है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। इस प्रकार आप नोट कर सकते हैं कि एक सामान्य नेत्र 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्या कर सकता है, देख सकता है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका लोहे की परमाणु संख्या। किसका परमाणु संख्या पूछा जा रहा है, लोहे की। लोहे का संकेत क्या होता है, Fe, और इसका परमाणु संख्या क्या होता है बताइए आप लोग, 26, यानी कि 26। बी नंबर आपका आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 26 होता है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। यहाँ आपको पीरियोडिक टेबल दे दिया गया है ताकि आप देख सकें। यहाँ देख सकते हैं आपका यहाँ पर है आपका लोहा Fe, है ना, लोहा का सिंबल होता है Fe। यहाँ पे 26 इसका परमाणु संख्या है। और इस प्रकार के जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो समूह, है ना, क्या बोलते हैं हम लोग, समूह बोलते, देख सकते हैं इस वाले को। समूह कितना होता है, 18 होता है। यहाँ बोलते हैं हम लोग आवर्त, देख सकते हैं आवर्त कितना है, आवर्त 7। आवर्त कितने होते हैं, 7। ऐसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में देख चुके थे हम लोग। ये आपका आधुनिक आवर्त सारणी है, इसमें आपको दे दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को क्या कर दे रहा है, लाल को क्या कर दे रहा है, तो नीला कर दे रहा है ना। तो उसका पीएच मान होगा, उसका पीएच मान पूछा जा रहा है। तो कोई लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वो क्या होगा, क्षार होगा। क्षार होगा तो क्या होगा, 7 से अधिक होगा। देख सकते हैं 7 से अधिक कौन है आपका, तो ये 10 आपका 7 से अधिक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। बाकी सब क्या है, अम्लीय है, क्योंकि 7 से कम क्या होता है, अम्लीय होता है। 7 क्या होता है, उदासीन, और 7 से अधिक क्या होता है, तो क्षारीय होता है। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। आप लोग याद रखिएगा, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो 10 होगा। चलिए इसका डिटेल देखिए, देख सकते हैं इसका डिटेल। आप जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है ना, तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, जबकि क्षार स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है। ये लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। कौन, क्षार। तो क्षार जो होता है क्या होता है, तो 7 से अधिक क्या कहलाता है, क्षारीय कहलाता है, ठीक है। अच्छा, 7 से कम जो रहता है वो क्या कहलाता है, अम्लीय कहलाता है। नीचे में कुछ दिए हुए हैं लिटमस पत्र के बारे में, आप लोग डिटेल्स इसको पढ़ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है 9, 18, 11 या 10। जैसा कि आपको बता दिए थे अभी हम कि आधुनिक आवर्त सारणी का अगर कहाँ बात करें, इसमें वर्गों या समूह, ठीक है ना, पूछा जाए आपसे तो कितना बताइएगा, 18।
और वही आवर्त पूछा जाए तो आवर्त कितना होगा, तो 7 होगा। तो यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, वर्गों की संख्या कितना होगा, 18 होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 है ना, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पूरे एनसीईआरटी बुक से ही आपका क्या है यहाँ पे है ना, डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट देखिए, डैश है ना, सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक है। किसका, अभिक्रियाशील मूलक है। आंसर होगा आपका, बताना है आपको। ऑप्शन है एल्डिहाइड, बी नंबर में अल्कोहल, सी नंबर में कीटोन, डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना आपको क्या होगा, है ना। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक है। क्या आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, 8 का राइट आंसर होगा। पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे, अल्कोहल का पूछा गया था, है ना, अल्कोहल का पूछा गया था, सिंगल बॉन्ड OH होता है। ठीक है, यहाँ हमसे पूछा जा रहा है एल्डिहाइड का। किसका पूछा जा रहा है, एल्डिहाइड का। देख सकते हैं आप लोग, CHO इसका क्या होता है, एल्डिहाइड का क्रियाशील मूलक होता है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, नहीं करता है, विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए I²R है, ये करता है ना। VI है, ये भी करता है। V²/R है, ये भी करता है। बट IR² जो है ये क्या है, नहीं करता है। ये फॉर्मूला नहीं है, ये निरूपित नहीं करता। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि आपसे नहीं ही पूछा जा रहा था कि कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। एनसीईआरटी में पूरा आपका इसका डिटेल दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। P बराबर क्या होता है, VI होता है। P बराबर क्या होता है, VI फॉर्मूला होता है। P बराबर I²R होता है और V²/R भी होता है, लेकिन कहीं भी देख सकते हैं IR² नहीं है। ये आपका क्या होगा, नहीं होगा। क्लियर है। चलिए आप लोग फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। P बराबर जो है VI भी होता है, यहाँ पे I²R भी होता है और V²/R भी होता है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, जनित्र। इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं। क्लियर है। चलिए इसका डिटेल देख लीजिए। विद्युत धारा, विद्युत जनित्र है ना, इलेक्ट्रिक जनरेटर जिसको बोलते हैं, एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, रूपांतरित कर देती है। किसको, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। चलिए देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, लघुपथन। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। ए नंबर है कम हो जाता है, बी नंबर में स्थिर रहता है, सी नंबर में बहुत अधिक बढ़ जाता है, या डी नंबर में निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघुपथन, जैसे ही लघुपथन का बात किया जाएगा तो क्या होगा, इसमें आपका बहुत अधिक बढ़ जाता है। परिपथ में जो है धारा, विद्युत धारा जो है क्या होता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। तो आपका क्या याद रखना है कि लघुपथन जैसे होगा तो विद्युत धारा जो है ना, परिपथ में क्या होगा, बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। आप वीडियो को अच्छे ढंग से एक बार अगर ठीक ढंग से वॉच कर लेते हैं, देख लेते हैं, है ना, तो सभी का आंसर आपको है ना याद हो जाएंगे, माइंड में सेट हो जाएंगे। तो रिक्वेस्ट है कि एक बार वीडियो को पूरा अस्थिर ढंग से शांत दिमाग से जरूर देखें। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका डिटेल देख लेते हैं। लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर है। चूंकि भी यानी वोल्टेज समान रहता है और प्रतिरोध यानी आर
काफ़ी कम हो जाता है, इसलिए धारा अचानक से क्या होती है, बढ़ जाती है। अचानक से धारा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बस आपको एक लाइन याद रखना है कि लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट आपका देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा, ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में भी हो चुका था, ऑप्शन सिर्फ वहाँ चेंज था। जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत, देख सकते हैं ए नंबर में क्या है आपका, लकड़ी है, होगा। बी नंबर में क्या है, गोबर गैस है, होगा। डी में क्या है आपका, तो कोयला है, ये भी होगा। सी आपका क्या होगा, राइट आंसर नहीं होगा, है ना। यहाँ पूछ रहा है स्रोत उदाहरण नहीं है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, नहीं, तो क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, नाभिकीय ऊर्जा इसका राइट आंसर होगा। चलिए इसका डिटेल देखते हैं। जैसा कि डिटेल यहाँ देख लीजिए आप लोग, नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा है ना, बायोमास, पौधों और जानवरों से प्राप्त उत्पाद है। लकड़ी, गोबर गैस और कोयला जैव मात्रा से प्राप्त ईंधन है। क्लियर है। तो नाभिकीय ऊर्जा जो है ये क्या है, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलय है। जल में क्या है, ये जल में विलय है, जल में विलय है। यह तत्व हो सकता है Ca या C या Si या Fe। इसका राइट आंसर होगा आपका 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ए, Ca मीन्स क्या सर, तो कैल्शियम। ठीक है, तो 13 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, Ca कैल्शियम। चलिए देखते हैं इसका डिटेल। कैल्शियम यानी कि Ca वह तत्व है जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और यह यौगिक जल में घुलनशील होता है। यह क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका एथेन का आणविक सूत्र, किसका, एथेन। आपसे ऐसे ही पूछ देगा एथेन का आणविक सूत्र, तो क्या बताना है आपको, C2H6। इसमें क्या है, इसमें सहसंयोजक बंधन पूछा जा रहा है। ए नंबर में आपका 6 सहसंयोजक बंधन, 7 सहसंयोजक बंधन या 8 या 9। देख सकते हैं हम लोग C2H6 है, CH, इस प्रकार से हम लोग इसको डिनोट करते हैं। यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ H होगा, यहाँ भी H, यहाँ भी H, यहाँ भी H। देख सकते हैं आप लोग C2 है ना, C2 और H6, तो यहाँ C2 है, H 1 2 3 4 5 6। तो बंधन देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 सहसंयोजक बंधन होंगे इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसका डिटेल देखते हैं। याद रखिएगा एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है, C2H6 है ना। इसमें पूछ रहा है कितने सहसंयोजक बंधन है, तो 7 सहसंयोजक बंधन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखिए इसका डिटेल देख सक रहे हैं। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। मेथेन का सूत्र क्या होता है, CH4 एथेन का, C2H6 प्रोपेन का, है ना, C3H8। इसी तरह मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन होता है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका हम लोग संरचना इस प्रकार से करते हैं एथेन का। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिटेल देखिए आप लोग, सब एनसीईआरटी बुक का ही है, डिटेल देखिएगा तभी आपसे। अगर यहाँ पे एथेन पूछा गया है, ठीक है, आपसे मेथेन पूछ लेगा या प्रोपेन पूछ लेगा, है ना, तो आप लोग थोड़ा इसका क्वेश्चन से रिलेटेड भी डिटेल देखा कीजिए, ताकि क्वेश्चन से के आसपास से ही क्वेश्चन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है। जैसे कि पिछला क्वेश्चन देखे थे आप लोग, अल्कोहल पिछले क्लास में किए थे, यहाँ एल्डिहाइड आपका पूछा गया, क्रियाशील मूलक। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु संख्या होती है। ओजोन की बात जैसे किया जाए, क्या होता है, O3, तो परमाणु संख्या कितना होगा इसका, 3 होगा। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। याद रखिएगा ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग एकदम याद रखा कीजिए। ठीक है, एग्जाम में आए बस आपको क्या करना है, OMR फिल करने में जितना टाइम लगे, बाकी आप लोग आंसर देखते साथ दे दीजिएगा। बस इसको अच्छे ढंग से आप लोग देखें,
ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। याद रखना कितने होते हैं, 3 होते हैं। और इसका रासायनिक सूत्र पूछेगा तो क्या होता है, O3 होता है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ए नंबर पोषण से, बी नंबर श्वसन से, सी नंबर उत्सर्जन से, या डी नंबर परिवहन से। तो मनुष्य में वृक्क का बात किया जाए, ये किससे रिलेटेड है, तो उत्सर्जन से। किससे है सर, उत्सर्जन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ये उत्सर्जन से रिलेटेड है, ठीक है, संबंधित है। चलिए इसका देख लेते हैं डिटेल। देख सकते हैं आप लोग एनसीईआरटी में आपका फिगर भी दिया हुआ है मानव उत्सर्जन तंत्र का, जो आपसे एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। तो याद रखना है आपको, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग उत्सर्जन है। उत्सर्जन है, क्या है, तो उत्सर्जन है। देख सकते हैं आप लोग। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। और आप क्या करें, इसको डिटेल में देखें, समझें, फिगर को भी ध्यान रखें, क्योंकि आपका फिगर भी, आपका बायोलॉजी में जो आता है तो आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा विथ इसके डिटेल के साथ। जैसे बाईं वृक्क धमनी है ना, दायां वृक्क है, बायां वृक्क है, बाएं वृक्क सिरा है, माँ धमनी है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए आपका 17 नंबर। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, द्रमिका, सिनेप्स, एक्सान या आवेग, क्या कहते हैं बताइए। इसका आप लोग पढ़े होंगे। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो सिनेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए देख सकते हैं, ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार भी इसको कहते हैं, को पार करते हैं, है ना। सिनेप्स भी याद रखिएगा, रिक्त स्थान या सिनेप्स या सिनेप्टिक दरार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन 18 नंबर। परागकोश में होते हैं, किसमें, परागकोश। बताइए राइट आंसर क्या होगा, परागकोश में होते हैं। बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण। तो क्या आंसर होगा, कमेंट कीजिए। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना, परागकण। परागकण क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो परागकोश में होते हैं, परागकण होते हैं। क्या होते हैं, परागकण होते हैं। देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे वर्तिकाग्र पर परागकणों का अंकुरण भी यहाँ पे फिगर के द्वारा बताया गया। यहाँ पे आपका है, देखिए परागकण, क्या है, परागकण है। तो परागकोश में परागकण होते हैं, आपको याद रखना है। परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। ए नंबर चीन के विद्यार्थी, बी नंबर चिंपैंजी, सी नंबर मकड़ी या डी नंबर जीवाणु। क्या इसका आंसर होगा, आपका बताना है। तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन के विद्यार्थी। चीन के क्या होंगे, विद्यार्थी। डिटेल भी देख लीजिए इसका। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी चीन के विद्यार्थी से अधिक समानता है। चिंपैंजी, मकड़ी और जीवाणु तीनों मानव की श्रेणी में नहीं आते, जबकि चीन के विद्यार्थी मानव की श्रेणी में आते हैं, हाँ आएगा। इसलिए विकास की दृष्टि से हमारी चीन के विद्यार्थी से क्या है, अधिक समानता है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए नंबर है आपका अमीबा में, बी नंबर है ईस्ट में, या सी नंबर है आपका प्लेज्मोडियम में, या डी नंबर है लेशमिनिया में। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, है ना। 20 क्वेश्चन आपको पूरे डिटेल से करवा दिया गया है, ताकि आप क्या करें, अच्छे ढंग से समझ सकें। और क्वेश्चन के अगल बगल से भी अगर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कर सकिएगा, उसका आंसर दे पाइएगा। तो डिटेल से समझने के बाद क्या होता है, माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाता है। अब पूरा कोशिश किया कि डायग्राम जिसमें हो, तो डायग्राम के थ्रू बताने के लिए, ताकि आपको और अच्छे ढंग से क्या हो सके, याद रह सके, और एग्जाम में आप लोग सही OMR में फिल कर सके। तो आंसर क्या होगा, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, किस में होता है, तो बी नंबर आपका होगा ईस्ट में। किस में होगा, ईस्ट में,
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए इसका भी डिटेल देख लेते हैं, है ना। तो याद रखना है, ईस्ट में मुकुलन द्वारा और लैंगिक जनन होता है। आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, सभी का आंसर समझ में आ गया होगा। तो आप जो है एकदम अच्छे से इसको देखें और याद करने की कोशिश करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।